बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम रियलिज़म देखेंगे, रियलिज़म क्या होती है। और आपको ये हमने एक बात बता दूं कि पिछले लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है, ख़ास तौर पर जो हमारा थ्योरीज़ एंड अप्रोचेस का जो हमारा लेक्चर था वो आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें ताकि आपको ये लेक्चर समझ में आए, क्योंकि उस लेक्चर के बगैर आपको ये लेक्चर समझ में ठीक से नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमने थ्योरीज एंड अप्रोचेस में देखा था कि हम क्लासिकल अप्रोच को अब डिस्कस कर रहे हैं। तो आइडियलिज़म और रियलिज़म दोनों ही हमारी क्लासिकल अप्रोच की थ्योरीज हैं। ठीक है, तो रियलिज़म को देखते हैं क्या है। तो हमने देखा कि लिबरलिज़म आई जब, तो उसने हमें बताया, सोल्यूशन बताया, लीग ऑफ नेशन बनाई, ये वो काफ़ी ड्रामे किए, लेकिन फिर भी वर्ल्ड वॉर 2 हमारी हो गई। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर 2 में उससे भी ज़्यादा तबाही हुई, बहुत ज़्यादा तबाहियाँ हुई, एटम बम ये वो। ठीक है, तो उस वक्त जो हमारी आइडियलिज़म थी या लिबरलिज़म थी वो हमारी ऐसे लग रही थी कि अब वो जो है ना वो फेल हो गई है और उसने ठीक से इंटरनेशनल रिलेशंस को नहीं समझा। उसने जो ये दावा किया था कि भाई जो है ना वो लीडर्स होते हैं ऑटोक्रेटिक, ये वो डेमोक्रेसी आ जाए, तो डेमोक्रेसी आ भी गई काफ़ी मुल्कों में, तब भी फ़ायदा नहीं हुआ। बाद में वही वर्ल्ड वॉर 2 में भी आप देखते हैं कि जो है ना वो फिर से आप देखते हैं मसला ख़राब हो गया। तो ये दावा किया गया कि जो लिबरलिज़म था या आइडियलिज़म था उसने ठीक से नहीं समझा आईआर को। तो थॉमस हॉब्स के नज़रियात के ऊपर लोगों ने बात करना शुरू की, जो उस वक्त के मॉडर्न थिंकर्स थे, जैसे कि आपका हैंस जे मॉर्गनथाउ। ये जो थे आपके, ये इंस्पायर हुए थे थॉमस हॉब्स से। तो उस वक्त इनके साथ साथ और भी बहुत सारे जो फ़िलासफ़र्स थे, उनकी ज़ुबान पर एक ही नाम था थॉमस हॉब्स का, कि थॉमस हॉब्स ने जो एक्सप्लेनेशन दी थी वो सही एक्सप्लेनेशन दी थी, बजाय इसके कि जो आपका जो लिबरलिज़म वालों ने जो दी थी वो ठीक नहीं दी थी। ठीक है, तो थॉमस हॉब्स ने स्टेट ऑफ नेचर के ऊपर गए। आपने देखा था कि जे रोसो ने भी स्टेट ऑफ नेचर के ऊपर बात की थी, जो कि आइडियलिज़म के लेक्चर में हमने देखी थी पिछले लेक्चर में। अगर पिछला लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है जो कि आइडियलिज़म के ऊपर था, वो आप लोग देख लें जाके, मैं आप लोगों को लिंक दे देता हूँ उसका, आप लोग वो देख लें। ठीक है, तो थॉमस हॉब्स जो थे उन्होंने भी स्टेट ऑफ नेचर पे उन्होंने प्रैक्टिकल किया। बल्कि अगर हम ये कहें कि थॉमस हॉब्स ने जो है ना उससे जॉन लॉक से पहले किया, क्योंकि असल में जो स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट दिया है वो दिया ही थॉमस हॉब्स ने है। ठीक है, तो इसमें भी यही इन्होंने क्या किया, थॉट प्रोसेस ऑफ सीइंग अ मैन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। तो अब क्या है, उसने अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा एक दूसरा इंसान देखा, ये आपका है हॉब्स। और इसने पहली मर्तबा एक इंसान देखा और इसके पास एक फ्रूट था, मान ले कोई एप्पल था। तो अब क्या है, इसको ये डर हुआ कि भाई ये एप्पल कहीं मुझसे छीन ना ले, मुझे मार ना दे। तो इस डर से पहले पहले, इस डायलेमा से पहले पहले इसने इसी को ही मारने का प्लान बना लिया, कहा मैं इसी को मार दूंगा। ठीक हो क्या, और ये आप देखते हैं ये भाग रहा है। तो अब क्या है, थॉमस हॉब्स ने सोचा कि यार ये तो मामला तो बड़ा ख़राब है। ठीक है, हर बंदा अगर इसी तरह से चलता रहा कि हर बंदे का जो है ना वो अपना नज़रिया है कि भाई मैं मार दूंगा अगले बंदे को, तो फिर तो सब हर कोई बंदा ख़तरे में पड़ गया। आप देखते हैं कि ये थॉमस हॉब्स के जो है ना नज़र में जो है ना ये सारे आपके या इंडिविजुअल समझ लें या आप इसको स्टेट समझ लें। ठीक है, तो क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, उसने यही पाया कि सेल्फिश हैं, ह्यूमन नेचर ही सेल्फिश है। ठीक है, पहली मर्तबा आप किसी को देखोगे तो आप उसको जो है ना मार दोगे इस डर से कि कहीं वो मेरा खाना ना छीन ले, या इस डर से कि कहीं वो मुझे ना मार दे। तो उससे पहले कि वो मुझे मार दे मैं उसको मार दूंगा। यहीं पे आपका सिक्योरिटी डायलेमा का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, अब क्या है, ये जो आपका जो ह्यूमन नेचर है, इसकी ये तो डिज़ायर है कि भाई इसकी जो चीज़ें हैं उस पर सिर्फ इसी का कंट्रोल रहे। साथ साथ इसका ये भी ख्वाहिश है कि अगर इसके पास कोई फ्रूट है तो वो भी मैं इससे ले लूँ। क्या ख्याल है, ये भी है। ठीक है ना, ये भी आपने समझनी है बात। तो ह्यूमन क्या है, वो चाहता है पावर ओवर अदर ह्यूमंस। ये बात भी आपने समझ ली कि रियलिज्म का क्या है। पहली बात वही कि जो है ना आपका इंसान जो है वो सेल्फिश इन नेचर है। दूसरा ये कि वो जो है ना पावर के चक्कर में कि भाई मुझे पावर मिले सारी की सारी। ठीक है, तो फिर क्या होता है जब इस तरह से इंसान, तो ये भी आखिरकार जो ये वाला आदमी है आपका, ये भी आखिरकार तलवार उठाने पर आपका मजबूर हो जाएगा। ये बोलेगा भाई मेरे को भी पावर चाहिए अब। ठीक है, तो ये इस तरह से हुआ। तो ये स्ट्रगल फॉर पावर बिगिंस। तो वर्ल्ड वॉर
2 में या वर्ल्ड वॉर 1 में रियलिज्म के मुताबिक जो कॉजेज़ हम देख रहे हैं ना कि वो कॉजेज़ हमें बता रहे हैं, तो वो यही हुआ कि स्ट्रगल फॉर पावर शुरू हो गई, मिलिट्री एक्सपैंड करना लोगों ने अपनी शुरू कर दी। ठीक हो गया। अब क्या है, ये आपका जो है ना जो रियलिज्म की थ्योरी है, ये मैंने आपको बताया कि ये सेंचुरीज़ में इवॉल्व हुई है, यहाँ तक कि हमसे 2500 साल पहले, 2500 है, हाँ 2500 साल पहले एक बंदा था थूसिडाइड्स, उसने जो है ना वो आपका अल्लाह भला करे, उसने क्या किया था, उसने जो पेलोपोनेशियन वॉर थी उसको उसने एनालाइज किया था, जिसमें आपका जो है ना वो एथेंस और स्पार्टा थे। ठीक है, एथेंस, तो एथेंस और स्पार्टा में फिर टसल थी और उसको उसने एनालाइज किया और वहीं पर उसने बात की कि भाई ये जो है ना वो रियलिज्म है। यहाँ पर उसने जो है ना थूसिडाइड्स होता, आप इसने फिर एक कॉन्सेप्ट दिया था थूसिडाइड्स ट्रैप का, उसके मुताबिक यही था कि अगर ये एथेंस मान लें कि बड़ी एक सुपर पावर है और जो स्पार्टा है वो अभी छोटी पावर है मगर एमर्ज कर रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो अब जब ये बड़ी पावर को ख़तरा होगा कि भाई ये बड़े होकर मेरे मुकाबले में नहीं आए, तो इससे फिर पहले पहले ये इस पर हमला करके इसको जो है ना वो कब्ज़ा करेगी। तो ये था थूसिडाइड्स ट्रैप का कॉन्सेप्ट जो कि बिल्कुल रियलिज्म की निशानदेही कर रहा था। ठीक हो गया। फिर आपका एक और बंदा था इसमें, मैकियावेली, निकोलस मैकियावेली इसका नाम था पूरा। इसने एक बुक लिखी थी द प्रिंस। तो ये द प्रिंस जो बुक थी उसमें इसने जो है ना पूरा एक इसका जो है ना वो कहानी लिखी थी इसने। उसमें इसने जो इसका एक बंदा था जो कि इसकी फोर्सेस थी ना, उसमें इस बंदे ने अपनी जो फोर्सेस थी उनको ऑर्डर दिया था कि आप रियल पॉलिटिक का यूज़ करें। रियल पॉलिटिक, रियल पॉलिटिक क्या होती है, मैंने अलग अलग लिख दी, एक ही वर्ड है। ठीक है, एक ही वर्ड है ये रियल पॉलिटिक। इसका मतलब है यूज़ ऑफ पावर अगेंस्ट अदर नेशंस। ये इसकी बुक में ये कॉन्सेप्ट मिलता है जो कि रियलिज्म की निशानदेही कर रहा है। तो ये हमें एंशियंट टाइम्स में कुछ आसार मिलते हैं रियलिज्म के। तो आज के दौर के भी लोग जो है ना, जैसे कि हमारे मॉर्गन था जो कि लीडिंग है, लीडिंग थिंकर इन रियलिज्म, वो इन्हीं से, मैकियावेली से, थॉमस हॉब्स से और थूसिडाइड्स, इनसे ही इंस्पिरेशन हासिल करके आगे रियलिज्म को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म देते हैं। कैसे, अब हम देखते हैं उसको। तो अब हम देखते हैं बेसिक अजम्पशन। जो हमारा मॉर्गन था उसको तो हम देखते ही देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि भाई वॉर, जो हमने पहले आइडियलिज्म में बात की थी कि वॉर की क्या वजूहात दी इन्होंने, तो हम अब देखते हैं कि रियलिज्म ने वॉर की क्या वजूहात दी, रियलिज्म ने कॉजेस क्या बताई और सॉल्यूशंस क्या बताए वॉर के। जो वर्ल्ड वॉर 1 हुई और उसके बाद आपकी वर्ल्ड वॉर 2 हुई, दोनों की। तो आपको पता है रियलिज्म की जो आपको पता है अप्रोच थी, उसमें हमने यही देखा था कि ह्यूमन नेचर जो है वो सेल्फिश है और आपका इनहेरेंटली मतलब विरासत में उसे एक चीज़ मिली है कि लस्ट ऑफ पावर, यानी कि मेरे पास सबसे ज़्यादा पावर हो, यानी कि मेरी ही चलेगी। उर्दू में आप कह सकते हैं मेरी ही चलेगी दुनिया में। ये है इंसान की सोच कि भाई पूरी दुनिया पे हुकूमत मेरी होनी चाहिए। ये अल्टीमेटली हर इंसान की सोच है रियलिज्म के मुताबिक। ठीक है। और नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट इज़ टू एक्वायर पावर। अब जो आपका नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट है वो क्या होता है, वो आपका लाजमी बात है टेरिटरी होती है और सोवरेनिटी होती है, लाजमी बात है ख़ास तौर पे। तो उसमें आपको इन दोनों चीज़ों को, टेरिटरी को और सोवरेनिटी को सिक्योर करने के लिए आपको पावर की ज़रूरत है। तो ये मजबूरी भी है और ख्वाहिश भी है, पावर हासिल करना। ठीक है। अब क्या है, पावर आपकी सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए ज़रूरी है और थी वर्ल्ड वॉर 1 में, 2 में, इसीलिए लोगों ने अपनी पावर्स इंक्रीज करना शुरू की। ठीक हो गया। फिर अगली रीज़न क्या थी कि कोई ट्रस्ट नहीं था एक किसी दूसरे पर, किसी एक पर एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं था आपस में एक दूसरे। आपने देखा था वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी जो था वो पहले तो अमेरिका से जो है ना वो सामान ले रहा था, ट्रेड चल रहा था, लेकिन बाद में जर्मनी ने अमेरिका के नीचे जो मैक्सिको है उसको यहाँ पे जो है ना वो लेटर भेजा, जिसको आप जिम्मर टेलीग्राम कहते हैं, वो उसको भेजा कि भाई ऊपर वाले जो कॉन्टिनेंट है आपका अमेरिका का, उस पर हमला कर दो। तो पहले ही अमेरिका के साथ था, लेकिन बाद में इसने जो है ना वो जर्मनी ने अमेरिका को धोखा दिया और ट्रेड रिलेशंस होने के बावजूद उसने अमेरिका पे हमला करवाने की कोशिश की और साथ ही साथ अमेरिका जो सामान भिजवा रहा था यूरोप में उसको भी ब्लॉक भी किया उसने। तो अमेरिका को पता चला कि भाई ट्रस्ट किसी पे नहीं करना है आपने। और ये जो थॉमस हॉब्स थे ये आ भी गए थे अमेरिका के अंदर
तो अमेरिका के कोई इन्होंने रियलिस्ट की थ्योरी दी कि भाई ये है, ट्रस्ट किसी पे नहीं करना है। अच्छा जी, फिर अगली बात क्या थी कि अलायंसेस बनाए थे लोगों ने, जो स्टेट्स वीक थी वो उन्होंने अलायंसेस बना दी दूसरे स्टेट्स के साथ, जिसमें आपके यूरोप के कंट्रीज़ थे, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, ये जितने भी थे वीक स्टेट्स थे, सर्बिया के कंट्रीज़, इन्होंने अलायंसेस बना लिए थे आपस में। ठीक हो गया। तो फिर क्या हुआ, इन अलायंसेस की वजह से आपका जो बैलेंस ऑफ पावर था, यानी कि जो आपका एक, अगर हम तराजू लें, ये आपका तराजू आ गया, ये आपका, और ये दोनों में आपका इक्वलिटी आ जाए, ये भी पावर है आपकी और ये भी पावर है, ये एक मुल्क की पावर है, ये दूसरे मुल्क की पावर है, दोनों बैलेंस हो जाएं। अब अगर इसकी पावर ज़्यादा होगी, ठीक है, तो फिर क्या होगा, मसला ख़राब होगा, बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब होगा और फिर लड़ाई होगी, मारामारी होगी। ठीक हो गया। सोल्यूशन क्या दिए रियलिज्म वालों ने, सोल्यूशन तो अभी आप लोग खुद ही समझ में आ गई होगी आप लोगों को, सोल्यूशन क्या दिए होंगे इन्होंने, यही दी थी कि डू नॉट ट्रस्ट एनीवन, अलायंसेस बना लें, बैलेंस ऑफ पावर करना भी यही है आपने। ठीक है ना। तो इसी वजह से आपने क्या करना है, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। मिलिट्री स्ट्रेंथ को जब आप बढ़ाएंगे, हर बंदा आर्म्स रेस में चला जाएगा, आर्म्स रेस। तो आर्म्स रेस से क्या होगा कि जो है ना, एक ही आप देखते हैं एक पावर आएगी मैदान में, तो यूनिपोलैरिटी की तरफ इनका इशारा मिल रहा है हमें कि यूनिपोलैरिटी यानी कि दुनिया में एक ऐसी पावर होनी चाहिए जो कि बाकी, ये एक बड़ी पावर आ गई और ये नीचे जो आपकी छोटी पावर्स हैं इनको आपका जो रेगुलेट करेगी, सुपरवाइज करेगी, वो एक बड़ी पावर करेगी। ये एक जो है ना वर्ल्ड ऑर्डर था जिसको हम यूनिपोलैरिटी कहते हैं। तो ये यूनिपोलैरिटी का कॉन्सेप्ट आया यहाँ पर कि यूनिपोलैरिटी होगी तो फिर दुनिया में अमन होगा। एक ताकत सबसे ऊपर होगी तो ये छोटी ताकतें आपस में भी नहीं लड़ेंगी और ऊपर वाले के साथ भी नहीं लड़ेंगी। ठीक हो गया। ये बात हुई, सेल्फ हेल्प की बात हुई। सेल्फ हेल्प का मतलब कि हर नेशन, जो भी नेशन है, उसको जो है ना वो दूसरे, अब हमने ऊपर बात की थी कि ट्रस्ट किसी पे नहीं करना, तो ट्रस्ट जब नहीं करना तो अल्टीमेटली सेल्फ हेल्प ही करनी पड़ेगी ना। आपको अपने नज़रियात को, अपनी आइडियोलॉजी को खुद ही सपोर्ट करना पड़ेगा। कोई दूसरा मुल्क आके आपकी आइडियोलॉजी के ऊपर काम नहीं करेगा। तो ये आपने करना है कि अपनी मदद आप करनी है, अपनी इकोनॉमिक फैक्टर्स में भी और पॉलिटिकल फैक्टर्स में भी आपने अपनी मदद खुद करनी है। ठीक है। फिर आपने अलायंसेस बना सकते हो ताकि बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन हो जाए। ये भी रियलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है। आप देखते हैं आज दुनिया में बहुत सारे रियलिस्ट कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, ये क्या करते हैं, अलायंसेस बनाते हैं। ठीक है ना। चाइना आप देखते हैं अलायंसेस बनाकर सारा मामला बैलेंस ऑफ पावर की तरफ लेकर जाते हैं। तो फिर आपका क्या होता है कि लड़ाई से बच जाते हैं। 6 प्रिंसिपल्स ऑफ हैंस जे मॉर्गनथाउ, ये 6 प्रिंसिपल जो हैं हैंस जे मॉर्गनथाउ के, असल में इन्हीं आपके 6 प्रिंसिपल्स में आपको कॉजेज़ भी समझ में आ जाएंगी, सॉल्यूशंस भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तो इन्हीं में आपको सारी चीज़ें समझ और इफ़ेक्ट्स भी किसी हद तक समझ में आ ही जाएगा 6 प्रिंसिपल्स को जब हम डिस्कस करेंगे। तो 6 प्रिंसिपल्स, इनकी एक किताब थी पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस जो कि 1954 में पब्लिश हुई। उसमें इन्होंने अपने ये 6 प्रिंसिपल्स दिए थे। ठीक है। तो 6 प्रिंसिपल्स को अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हैंस जे मॉर्गनथाउ के 6 प्रिंसिपल्स क्या हैं। पॉजिटिव, जो पहला प्रिंसिपल है कि पॉजिटिविज्म होना चाहिए। पॉजिटिविज्म है, कैसे है पॉजिटिविज्म, कैसे है पॉजिटिविज्म, वो ऐसे है कि आप देखते हैं कि जो हैंस जे मॉर्गनथाउ थे उन्होंने आर्ग्यू किया कि अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है तो पॉलिटिक्स करने के लिए हमारे पास कुछ लॉ होने चाहिए। क्या ख्याल है। दुनिया में तो आप देखते हैं पॉलिटिक्स ही होते हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं इंटरनेशनल अरीना में, जो IR है आपका, वो पूरा पॉलिटिक्स पे मबनी है ना। आपने खुद देखा कि पॉलिटिकल साइंस की ब्रांच है। ठीक है। तो अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है तो एक आपके पास क्या होना है, आपके पास होना चाहिए लॉ। वो लॉ कहाँ से आएगा, वो लॉ वहीं से आएगा जो हमने बात की थी, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। इसको हम जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को भी हम ऑब्जेक्टिव लॉज भी कह सकते हैं। ठीक है। तो उन प्रिंसिपल्स पे अगर गौर किया जाए तो हमें पता चलता है कि जो ह्यूमन नेचर है वो कांस्टेंट ह्यूमन नेचर है। ठीक है। यानी कि कल भी इंसान रोटी खाता था, आज भी रोटी खाता है। कल भी, अगर वो कल एग्रेसिव था तो वो आज भी एग्रेसिव है। तो ह्यूमन नेचर वो कांस्टेंट
है। ठीक है, आप मुख्तलिफ मैकेनिज़्म इख्तियार करके ह्यूमन की नेचर को मजबूर कर देते हो कि वो जो है ना वो सेल्फिश, मतलब फिर भी आप सेल्फिशनेस तो नहीं ख़त्म कर सकते, मगर आप उसके जो इमोरल प्रिंसिपल्स थे, इमोरल एक्शंस थे, उनको आप जो है ना कंट्रोल कर सकते हो। तो कांस्टेंट ह्यूमन नेचर को आइडेंटिफाई किया गया कहाँ से? आपके यही जनरल एक्सेप्टेड जो प्रिंसिपल्स थे, यानी कि जो आपके ऑब्जेक्टिव लॉज थे, उनसे इनको अखज़ किया गया। एक आपकी जो है ना कांस्टेंट ह्यूमन नेचर का प्रिंसिपल निकाला गया। तो पॉलिटिक्स इज़ इन ह्यूमन नेचर, ये आपको समझ में आ गई बात कि जब हमने ह्यूमन नेचर को देखा तो हमें समझ में आया कि पॉलिटिक्स यानी कि सियासत करना, सियासत मतलब हेरा फेरी करना, हुकूमत बनाने के लिए जद्दोजहद करना, दुनिया पर हुकूमत हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना, इसको हम कहते हैं पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स जो है वो ह्यूमन नेचर के अंदर है। ठीक है, और पॉलिटिक्स के लॉ क्या हैं? पॉलिटिक्स का सबसे पहला लॉ है सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक हो गया। तो अब क्या है, आपको अपने नेशनल इंटरेस्ट को क्या करना है? नेशनल इंटरेस्ट को आपको अपने जो है ना वो सेफ गार्ड करना है इसी पॉलिटिक्स के जरिए। तो ये अपने नेशनल इंटरेस्ट की हिफाजत करना, ये आपका पहला जो प्रिंसिपल है मेन ऑब्जेक्टिव लॉ में आपका, वो ये है कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो है ना वो परस्यू करो, बिकॉज इट इज़ द मेन, इट इज़ अ टॉप प्रायोरिटी ऑफ योर स्टेट। ठीक हो गया। तो पहला प्रिंसिपल हमें समझ में आ गया कि ऑब्जेक्टिव लॉ है, और वो लॉ क्या है कि आपने नेशनल इंटरेस्ट को जो है ना वो करना है, सिक्योर करना है, क्योंकि पॉलिटिक्स का मेन जो है एस्पेक्ट ही सेल्फ इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है। दूसरा प्रिंसिपल वो ये है कि आपका स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? मतलब कि नेशनल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ पावर। अब नेशनल इंटरेस्ट की तो हमने बात कर ली कि आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना है। अब नेशनल इंटरेस्ट है क्या? नेशनल इंटरेस्ट है पावर, पावर को गेन करना, यानी कि आपकी, आप कह सकते हैं सिंपल अल्फाज में, आपकी स्ट्रगल फॉर पावर। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चूंकि आपकी ह्यूमन नेचर में है, तो ह्यूमन नेचर में ही स्ट्रगल ऑफ पावर है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और ह्यूमन नेचर दोनों में क्या है? स्ट्रगल फॉर पावर। इंक्रीजिंग टुवर्ड्स यूनिपोलैरिटी हमने बात कर ली कि एनार्की है, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। तो अगर एक यूनिपोलैरिटी आएगी, आपकी एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना आप, सबसे बड़ी पावर ऊपर आ रही है, तो वो छोटी पावर्स जो होंगी वो आपस में भी नहीं लड़ेंगी, ये बड़ी पावर उनको भी संभाल लेगी, सीधा कर लेगी। वो हम आगे बात करेंगे कि बड़ी पावर इन छोटी पावर्स को कैसे हैंडल कर सकती है, उसके पास क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो भी हम देखेंगे ज़रूर। लेकिन फ़िलहाल आप यही समझें कि यूनिपोलैरिटी यानी कि एक पावर, इसकी तरफ हमें जाना चाहिए। ये है बेसिकली सोल्यूशन दे रहे हैं, या आप कह लें कि इंसान की ख्वाहिश भी यही है, इंसान का बिहेवियर भी यही है, या किसी स्टेट का बिहेवियर भी यही है कि हमें अगर ऊपर हमारे एक बड़ी पावर होगी तो ही हम सीधी तरीके से बैठेंगे, वरना हम तमीज़ से नहीं बैठेंगे। आप देखते हैं बच्चे जब घर में उधम मचाते हैं, जब भी अब्बू आते हैं घर में, आपके अब्बू घर में आएंगे तो बच्चे चुप करके तमीज़ से बैठ जाएंगे। जब अब्बू बाहर होते हैं तो एनार्की होती है घर में, कोई ये नहीं कि ये भाई बड़ा है, ये छोटा है, ये वो, सब उधम मचाया हुआ होता है घर में। ठीक है, लेकिन जब अब्बू आ जाते हैं, यूनिपोलैरिटी आ जाती है, तो ये फिर तमीज़ से, और यही इंसान की नेचर है, और यही रियलिज़म है, यही रियलिस्टिक नेचर है इंसान की। ठीक है, तो अब क्या है, नेशनल इंटरेस्ट हैं आपके, वो ठीक है, स्ट्रगल फॉर पावर, पावर तो है ही है, लेकिन डायनेमिक भी हैं आपके नेशनल इंटरेस्ट। ये आपका अगला प्रिंसिपल आ गया कि भाई आपके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो सिर्फ पावर ही तो नहीं है, और भी हैं आपके इकोनॉमी को बढ़ाना, ये भी आपका जो है नेशनल इंटरेस्ट है। अपने मुल्क में एजुकेशन लाना, पॉवर्टी को ख़त्म करना, इलिटरेसी को जो है ना बढ़ाना, ये ख़त्म करना, ये तमाम चीज़ें भी आपकी क्या हैं? ये आपकी नेशनल इंटरेस्ट जो है ना वो डायनामिक हैं, यानी कि बहुत से बदलते भी रहते हैं। कभी ऐसा होता है आपकी इकोनॉमी पे बात आती है, कभी आपकी सिक्योरिटी पे बात आ रही होती है। तो बाय द टाइम बीइंग, टाइम टू टाइम आपका क्या होता है, आपकी जो है ना वो इंटरेस्ट जो है ना वो वेरी कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी रियलिटी ही है, हमें सबको पता है ये रियलिटी, आप सब मानते हैं कि ऐसा होता है, तो ये रियलिटी है। ठीक है ना, तो ये रियलिटी कहाँ से आई? ये रियलिज्म देखो हमें बता रही है कि रियलिटी है। ठीक है, तो रियलिज्म भी लफ्ज़ इसी से निकला है।
तो ये क्या है, आपके जो डे टू डे आपके जो इंटरेस्ट हैं ये रिकॉग्नाइज होने चाहिए इंटरनेशनली, वो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो माने कि हाँ भाई इस मुल्क की इकनॉमी कमज़ोर है, लिहाजा इस मुल्क के साथ जो है ना वो तमीज़ से काम करो, तमीज़ से बात करो, इसकी मिलिट्री कमज़ोर है लिहाजा इस पर हमने हमला भी नहीं करना है, इसकी जो आपकी अगर मिसाल के तौर पर इस मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है और इस मुल्क के पास है, तो तमीज़ का दायरा यही है कि भाई इसका नेशनल इंटरेस्ट ये है कि इसके पास जो है ना वो डिफेंस की कमज़ोरी है, लिहाजा तुम इससे जो है ना वो न्यूक्लियर जो वार है वो इसके ऊपर नहीं आप छेड़ोगे, न्यूक्लियर अटैक नहीं करोगे। यही काम पाकिस्तान ने भी किया हुआ है। आप पाकिस्तान की मिसाल यहाँ पे दे सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी या न्यूक्लियर पॉलिसी में ये बात की हुई है कि हम अपनी जो ऐसी स्टेट्स के ख़िलाफ़ न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करेंगे जो कि ख़ुद न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं है। ठीक हो गया। तो ये भी आपका रियलिज्म का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। बीवेयर ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स बट डू नॉट लेट देम अफेक्ट योर नेशनल इंटरेस्ट। क्या मतलब? हेंस जे मॉर्गनथाउ का फोर्थ प्रिंसिपल कि भाई ठीक है आप रहो भी अपने जो आपके मोरल प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि जो आपके जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं जो कि तमीज़ है, जिसको हम साफ अल्फाज में तमीज़ कह सकते हैं। तो तमीज़ होगी, तमीज़ को तो आपने देखना है कि तमीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, ये तो आपको अवेयर जो है ना इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि तमीज़ क्या है। ठीक है, मगर आपको जब आपके नेशनल इंटरेस्ट पे बात आए तो तमीज़ गई तेल लेने। ठीक हो गया, समझ में आ रही है ना बात? तब आपका जो तमीज़ है वो फिर आपने नहीं लानी है बीच में, तब आपका जो मेन फोकस होगा वो नेशनल इंटरेस्ट ही होगा। क्यों? वजह क्या है? हम देखते हैं कि आपने देखा मोरल प्रिंसिपल की बात हुई थी, नेचर ऑफ जो आपकी थी इंडिविजुअल, उसके अंदर बात हुई थी। वो एक इंडिविजुअल के लिए था मामला कि मोरल प्रिंसिपल होनी चाहिए, लेकिन जब पूरी नेशन की बात आती है, पूरे नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, तब यहाँ पर स्टेट आ जाती है। फिर स्टेट को एक्ट करना पड़ता है और स्टेट को पूरी नेशन का जो मफाद है उसको जो मद्देनज़र रखना पड़ता है। ठीक हो गया। तो इसी वजह से यहाँ पर इस मैटर में इंडिविजुअल नहीं स्टेट है। तो मोरल प्रिंसिपल्स इंडिविजुअल के लिए तो अच्छे लगते हैं मगर स्टेट के लिए अच्छे नहीं लगते। यही रियलिज्म है, यही काम होगा तो काम बनेगा। नॉट एन इंडिविजुअल, यहाँ पर हमने ये बात कर ली। उसके बाद हम देखते हैं कि हैव टू सेक्रीफाइस दोज मोरल प्रिंसिपल्स। समझ में आ गई? अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमें अपने मोरल प्रिंसिपल्स को सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है और पड़ता भी। ये प्रिंसिपल है इस दुनिया में, प्रिंसिपल ये रियलिज्म है, यही रियलिटी है आपकी। अब हम देखते हैं आपका जो फिफ्थ प्रिंसिपल है वो क्या है। फिफ्थ प्रिंसिपल आपका है पॉलिटिकल स्फेयर इज ऑटोनोमस। क्या मतलब? कि आपका इंटरनेशनल अरीना है, आपका जो आपकी पूरी दुनिया है, आप देखते हैं यहाँ पर आपकी, ठीक है, आप ये पॉलिटिकल स्फेयर जो है ना इसका वो ऑटोनोमस है, यानी कि जितनी भी स्टेट्स हैं यहाँ पर वो ऑटोनोमसली जो है ना वो एक्शन कर सकती हैं, फ्रीली एक्ट कर सकती हैं, जिसको हम कह सकते हैं फ्रीली एक्ट। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल अरीना है वहाँ पर चूंकि कोई पाबंदी है नहीं। ठीक है, तो आपका जो नेशनल इंटरेस्ट है वही आपको जो है ना वो गाइडिंग फैक्टर है आपके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। जब कोई रूल नहीं होता आपके पास तो आप क्या करते हो? आप फिर वही शुतर बेमहार। ठीक है ना, आप नेशनल इंटरेस्ट को किसी भी तरह से परस्यू करोगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर पाकिस्तान के अंदर आप कानून ख़त्म कर दें तो आप देखेंगे कि चोरों की तादाद में इजाफा हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी है, तो और इजाफा हो जाएगा। ठीक होगा। तो अब क्या है कि भाई आपका एक नेशनल इंटरेस्ट आ गया ना। ठीक है, जो चोर थे उनकी जो है ना आपने क्या किया, चोरों की तादाद तो बढ़ गई अगर कोई आपका जो है ना वो कानून नहीं है, रूल नहीं है। ठीक है, लेकिन आपका जो मेन जो आपकी नेशनल इंटरेस्ट है वही, उसी से आपकी फॉरेन पॉलिसी भी बनती है। आप देखते हैं तो फॉरेन पॉलिसी में आपका जो गाइडिंग फैक्टर होता है वो आपका ही नेशनल इंटरेस्ट ही होता है। तो नेशनल इंटरेस्ट जो है आपका वो आपको सिखाता है कि भाई आपने इंटरनेशनल अरीना में कैसे एक्ट करना है। फ्रीली एक्ट का तो ऑप्शन है, लेकिन एक फैक्टर है जो कि आपको गाइड करता है। ये याद रहे कि आपको वो लीडिंग फैक्टर नहीं है आपका, मगर गाइडिंग फैक्टर है। ये नहीं कि कोई रूल सेट हो गया, रूल सेट नहीं हुआ मगर हम अपने हिसाब से एक्ट करेंगे दुनिया में,
बेशक उसके लिए अगर कोई जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को तोड़ना पड़े तो वो भी तोड़ दिया जाएगा। ये हमने पिछले प्रिंसिपल में बात की कि मोरालिटी को ही हमने ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आपके जो एक्शन होंगे वो ऑटोनोमस हो जाएंगे अल्टीमेटली। ठीक हो गया। तो अब क्या है आपका, ये जो है आपका पॉलिटिकल स्फेयर इज़ ऑटोनोमस, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि आप जो है ना वो आपको एक ही चीज़ गाइड कर रही है, आपका नेशनल इंटरेस्ट। और इसी नेशनल इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए आपको जो आपके GAPs हैं, जनरल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं, उनको तोड़ना भी पड़ जाए तो आप तोड़ दोगे। ठीक हो गया। अगला 6th प्रिंसिपल है आपका मास्क ऑफ मोरल एस्पिरेशन ऑफ नेशंस। फिर ये बात की कि आप देखते हैं बहुत से मुल्क में जंगें होती हैं। ठीक है, आप देखते हैं बहुत से मुल्क में फड्डे परेशानियां हो जाती हैं। तो ये क्यों होता है? वो इसी वजह से कि आप देखते हैं कि जो आप अगर बहुत सारे स्टेट्स जो है ना वो दावा करते हैं कि हम मोरल एस्पिरेशंस को मानते हैं, यानी कि हम जो है ना आपका जो तमीज़ का दायरा है उसी में हम रहते हैं। तो हेंस जे मॉर्गनथाउ के मुताबिक ये एक मास्क है तमीज़ का। तमीज़ असल में नहीं है, बस एक तमीज़ का मास्क चढ़ाया हुआ है आपने। करते आप वही हो जो कि आपके नेशनल इंटरेस्ट को जो है ना वो परस्यू कर रहा होता है। तो आप फिर क्या करते हैं कि आप फिर ये नहीं करते कि आप जो है ना मोरल प्रिंसिपल्स जो हैं उनका लिहाज करें, उनका ध्यान रखें। आप फिर जो है ना आप देख सकते हैं कि आप जो है ना वो इसी मोरल प्रिंसिपल के तहत आप देखते हैं कि दूसरे मुल्कों में इंटरवेंशन भी होती है। आप देखते हैं कि अमेरिका कहता है कि भाई फ़लाने मुल्क में जो है ना वो मिसाल के तौर पर एक मिसाल आपको देता हूँ कि अमेरिका है ना यहाँ पर आपका, और यहाँ पर पाकिस्तान है आपका। तो अमेरिका कहता है भाई पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप आ गई है और ये जो है ना मोरल प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ है, हर बंदे के पास राइट है, फ्रीडम है, लिबर्टी है, तो उसी का रूल होना चाहिए। तो अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका पाकिस्तान में इंटरवेंशन कर देगा और कहेगा क्या? कहेगा यही कि भाई ये हमारा मोरल प्रिंसिपल है, तो अखलाकियात का दायरा है जो हमने यहाँ पर इंटरवेंशन किया है। यही मिसाल है, अमेरिका ने जब आपका इराक़ के ऊपर अटैक किया था तो उसने मोरल प्रिंसिपल्स का ही सहारा लिया था और मोरल प्रिंसिपल्स को ही तबाह किया था। समझ आई बात आपको? तो यही आप समझ लें कि आप सहारा भी मोरल प्रिंसिपल्स का ले रहे हैं और तबाह बर्बाद भी इसी मोरल प्रिंसिपल्स को कर रहे हैं। आखिरी जो आपका प्रिंसिपल आ जाता है यहाँ पर, वो आपका आ जाता है कि मतलब इसी प्रिंसिपल में आखिरी जो बात आ जाती है वो यही कि आपका एक्चुअल मोटिव यही होता है हमेशा कि आप नेशनल इंटरेस्ट को ही परस्यू करते हो, मोरल प्रिंसिपल का सिर्फ मास्क चढ़ाते हो आप, और कुछ भी नहीं। ठीक हो गया। ये 6 प्रिंसिपल्स हमने समझ लिए। अब हम बात करते हैं ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म क्या होता है। तो रियलिज्म तो हमने समझ लिया क्या है, परस्यूट ऑफ जो आपका परस्यूट ऑफ पावर है, आपका जो है ना सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू करना है, आपका नेशनल इंटरेस्ट को आपने जो है ना वो सिक्योर करना है, सेल्फ हेल्प है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म होता क्या है। ठीक हो गया। डिफरेंस ऑफ पॉलिसीज ऑफ स्टेट्स। तो ऑफेंसिव और डिफेंसिव में सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का है? पॉलिसीज़ का फ़र्क है। कुछ स्टेट्स जो हैं वो डिफेंसिव पॉलिसीज़ बनाती हैं, कुछ ऑफेंसिव पॉलिसीज़ बनाती हैं। ऑफेंसिव रियलिज्म क्या होता है? इन द जनरल प्रैक्टिस ऑफ स्टेट्स, मतलब कि आजकल तो सबसे ज़्यादा राइज है मामला जो ऑफेंसिव रियलिज्म ही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग हैं प्रैक्टिस करते हैं वो ऑफेंसिव रियलिज्म को ही प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आपकी सबसे बड़ी मिसाल आपके पास इंडिया की है। इंडिया आप देखते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ रिसोर्सेज बाय कोर्सिव मींस, कभी आप देखते हैं उसने जो है ना वो कश्मीर की लैंड पे कब्जा कर लिया, कभी आप देखते हैं कि उसने जो है ना वो पाकिस्तान पे हमला कर दिया, मिसाइल मार दिया, कभी कश्मीर पे मिसाइल मार दिया। ये तमाम तमाशे वो करता रहता है। क्या है? वो अपनी टेरिटरी को, अपनी रिसोर्सेज को, अपनी मिलिट्री को एक्सपेंड कर रहा है, साथ ही वो न्यूक्लियर वेपन्स को भी एक्सपेंड कर रहा है। क्यों? खामखा। दुनिया तो यही कहती है, लिबरलिज्म तो यही कहता है कि भाई आप न्यूक्लियर वेपन्स को आप क्या करो? डिसआर्मामेंट करो आप। लेकिन रियलिज्म कह रहा है नहीं भाई, ऑफेंसिव रियलिज्म खास तौर पे कह रहा है कि नहीं भाई आपने न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाने आपने, और पाकिस्तान भी यही काम कर रहा है। पाकिस्तान कौन सा पीछे है? पाकिस्तान भी यही काम कर रहा है। वो भी जो है ना आप देखते हैं कि पाकिस्तान एक तरह से ऑफेंसिव भी है। ऑफेंसिव किस तरह से है? ऑफेंसिव इस तरह से कि पाकिस्तान इस वक्त जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं
वो पाकिस्तान के पास ज़्यादा हैं और इंडिया के पास कम है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि ये काम किया पाकिस्तान ने डिफेंसिव पर्सपेक्टिव में, डिफेंस के लिए किया है। तो इंडिया की मिसाल यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगी कि इंडिया ऑफेंसिव मिलिट्री एक्टिविटीज़ करता है, तो ये ऑफेंसिव रियलिज्म में आ जाती है चीज़ कि आप खामखा में ही जो है ना अपने आप को बढ़ा रहे हो, ठीक है। उसकी वजह से फिर क्या होता है, आपका जो आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ होती हैं उनमें सिक्योरिटी डायलेमा जो है ना वो क्रिएट होता है, यानी कि एक डर पैदा होता है। तो वो डर के चक्कर में वो भी फिर बढ़ाना शुरू कर देती हैं अपने वेपन्स वगैरह। फिर एक आपका होता है डिफेंसिव रियलिज्म। डिफेंसिव रियलिज्म का काम होता है कि वो आपका जो है ना वो मिनिमम रिक्वायर्ड जो आपकी मिलिट्री है, रिसोर्सेज हैं, उन्हीं पर ध्यान देती है आपकी, जो कि पाकिस्तान की शुरू में थी। शुरू में आपने देखा था कि पाकिस्तान की एक जो है ना वो डॉक्ट्राइन थी, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस की, यानी कि कम से कम हमारे पास इतना मवाद, इतना असलहा तो होना चाहिए कि हम अगला बंदा जो है वो हमसे डरे कि ये हम पे भी अटैक करके हमें भी तबाह बर्बाद कर सकता है। तो इतना असलहा पाकिस्तान के पास था और पाकिस्तान ने ये शुरू में थी, बाद में पाकिस्तान ने ये मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस ख़त्म करके फिर इसने फुल आपका जो है ना वो स्पेक्ट्रम डेटरेंस करके फिर ये भी पाकिस्तान भी आपका ऑफेंसिव रियलिज्म में शामिल हो गया, ठीक हो गया। फिर क्या है आपका कि कोई कोएर्सिव मींस यहाँ पर नहीं होते। जैसे कि पाकिस्तानी की मिसाल आप ले लें कि पाकिस्तान ठीक है न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ा तो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन उनका वो कोएर्सिव यूज़ नहीं कर रहा जैसे कि इंडिया करता है ना। इंडिया अपने हथियारों के साथ जो है ना वो काफ़ी पंगे लेता है, पाकिस्तान पे अटैक करता है ये वो, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं करता, ठीक है। तो ये था फ़र्क ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म में। और अब उम्मीद है कि आपको रियलिज्म भी समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।